सो हे गाइस, चलो बच्चों तैयारी करनी है अभी मैथ्स 2 की। मैथ्स 1 तो बहुत ही अच्छे तरीके से चला गया, अब बारी है मैथ्स 2 की, तो इसमें फाड़ना है। राहुल सर ने और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। राहुल सर ने तो पूरी आग लगा दी थी बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि सुबह की लाइव लेना और बाकी बचे हुए लाइव भी सर ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे आपने अच्छे रिस्पॉन्स तो दिखाए हैं। लेकिन अब बारी है भाई मैथ्स 2 की, जहाँ पे आप लोग को कड़ी मेहनत करनी है। मैथ्स 1 तो बड़ा ही सिंपल था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे। अब मैथ्स 2 जो कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में थोड़े से घुमा के आ जाते हैं और बच्चे वहां पर अपना आपा खो देते हैं और वहां पर उनके सॉल्यूशंस नहीं आते। तो मैं नहीं चाहता कि आपके 1 मार्क्स भी इधर उधर जाए। तो दोस्तों जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाने वाला हूँ, फॉर 2 मार्क्स, फॉर 3 मार्क्स, फॉर 4 मार्क्स, आपको वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को, अपने साइड से थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत डालनी है और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग के मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। या फिर सिंपली आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ के यानी 97_Mansuri एंड JR ट्यूटोरियल्स पे हमारे साथ जुड़ के आपके नोट्स वहां पर शेयर कर सकते हो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। सो मेरा सब स्वागत करता है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो पे सारी की सारी बात होगी सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। चलो फटाफट से, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग चाहे तो इसे 1.5x मोड पर देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। तो अभी आप लोग को ये वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी, जो रिकॉर्ड होने के तुरंत ही बाद हम लोग इसे अपलोड करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए 2 मार्क्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखना है। तो देखो सबसे पहला एकदम इजी सा क्वेश्चन जो कि आप लोग के ट्रायंगल्स में से बनता है पीपीटी के ऊपर, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया ट्रायंगल ABC है आपके पास, इसमें DE जो है वो पैरेलल टू BC है। यही तो रूल बोलता है अपना बीपीटी का। बीपीटी क्या बोलता है, अगर एक साइड दूसरे साइड पर पैरेलल बनती है तो साइड प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है। सो इफ BD इज इक्वल्स टू 5.4, AD इज इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर, और उसके बाद आगे चलो AD दे दिया हुआ, BD दे दिया गया, आगे EC अपने को 7.2 दिया, फाइंड करने बोला है AE। अगर आप लोग को मैं एक सजेशन दूं तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और रफली ना सारे डेटा को इस फिगर के ऊपर लिख लो। सो मेरे पास BD जो है ना वो 5.4 दिया गया है, उसके अलावा AD मुझे 1.8 दिया गया है, AE मुझे दिया गया 7.2। बस ना बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई, हमें बोला हुआ AC क्या निकालना है, AE निकालना है। क्या निकालना है अपने को, EC दिया हुआ है बच्चों। तो EC दिया मतलब ये पार्ट नीचे आ जाएगा, EC हो गया, और हमें फाइंड आउट करना है AE। बात समझ में आ गई? चलो फटाफट से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। करना कैसे है, सिंपल सी बात है। इन ट्राइंगल को स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल ABC जो चीज गिवन है वही चीज लिखनी है, DE इज पैरेलल टू BC। अब पैरेलल वाला केस दिख गया तो मतलब बीपीटी अप्लाई कर देना बहुत ही आसान तरीके से, यानी AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। लिख दो फटाफट से, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। सिंपल, इसका नाम यहाँ पर रीजन डाल देना फटाफट से। क्या रीजन आएगा बच्चों, बाय बीपीटी। बहुत इजी चीज है ये, बीपीटी से आप लोग का थ्योरम बन जाता है। अब वैल्यू सी को तो पुट करना है, तो फटाफट से आ जाओ। AD की वैल्यू हमारे पास है क्या, यस 1.8 है। DB हमारे पास है क्या, 5.4, सही चल रहे हैं। AE हमारे पास है क्या, नहीं है बच्चों, फाइंड आउट करना है। EC हमारे पास है क्या, 7.2 है। अब कैलकुलेशन को इजी करना है तो इधर पे सारे नंबर को खींच लो, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 अपॉन में 5.4 दैट इज इक्वल्स टू AE। अब इसके बाद कैलकुलेशन इजी करना है तो ऊपर नीचे 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्यों पता है, ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट्स मिलेंगे, नीचे 1 नंबर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में क्या है 5.4, दोनों को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर थोड़े छोटे मोटे हो जाएंगे, डेसिमल्स गायब हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 72, उसके बाद ये हो जाएगा 54, और एक 0 बच रहा है ना तो 540 हो जाएगा। समझ में मैंने क्या किया, सिंपल कर दिया एकदम। अब आपको 9 का टेबल तो आता ही होगा। सो 9 2 जा 9 6 जा, सही है यहाँ तक। आगे 2 1 जा 2 30 जा, अगेन 3 का टेबल 3 10 जा 3 2 जा 3 4 जा, सही है यहाँ तक। सो हमारे पास नंबर जो बचा हुआ है यहाँ पर कितना बचा हुआ है बच्चों, 24 बचा हुआ है। नीचे कितना बचा हुआ है, 10। सिंपल सी बात है, कभी भी कोई भी नंबर हो और 10 से डिवाइड हो रहा होगा तो होता क्या है, सिंपल सी बात, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है। दैट मींस AE की जो वैल्यू आएगी वो 24 होगी, बट बच्चों एक नंबर के बाद पीछे से यानी 2.4। ये आंसर है आप लोग का। क्वेश्चन में कोई सेंटीमीटर वेंटीमीटर दिया हुआ नहीं है, सो करना क्या है, यहाँ पर 2.4 यूनिट लिख देना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये आसान सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में देखने मिल सकता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, चलेगा। इस तरीके से अपन ये 2 मार्क्स से प्यारा सा क्वेश्चन कंप्लीट करते जो बीपीटी के ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो, इन फिगर फाइंड RS एंड PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन
इन ट्राइंगल पीएसआर। पीएसआर में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, पीएसआर ये रहा, इसमें आपको ये 12 दिया गया है, अपने को ये 30 डिग्री दिया गया, हम लोग को आरएस एंड पीएस निकाला। सबसे पहली बात ट्राइंगल के अंदर गौर करना है, 3 एंगल होते हैं, 1 2, जिसमें से एक मिसिंग है। तो सिंपल सी बात, तीनों एंगल को प्लस करूं, एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी करता हूं, सो कितना होगा 180। कॉमन सेंस क्या रीजन आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, या सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री करके आप लोग को ये लिख देना। सही है यहां तक। अब जो जो चीजें पता है वो लिख दो। सो एंगल आर हमें पता है, नहीं पता है उसे वैसे ही रखो। अब ये एंगल एच कितना है 90 लिख दूंगा, और एंगल पी कितना है हमारे पास 30 लिख दूंगा। अब सिंपल सी बात है कि ये आर को दी पे रखेंगे, 90 प्लस 30 120 लेके जाएंगे, उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो कितना मिल जाएगा, वो 60 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से एंगल आर की वैल्यू अपने पास 60 आ गई। सही है यहां तक। अब हमारे पास एंगल आर है, देखो तीनों ट्राइंगल के अंदर हमारे, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल हमारे पास अब अवेलेबल है। अब ट्राइंगल कौन से टाइप का बन गया, देखो ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90। सो ट्राइंगल जो है अभी आप लोग का वो 30 60 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल है। तो लिखना है ट्राइंगल पी एस आर इज 30 60 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, टाइप ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से आपने लिख दिया। अब 30 60 90 का एक फंडा होता है, जो साइड अपोजिट टू 30 होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, और जो साइड अपोजिट टू 60 होता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है। सो वही रूल आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखूंगा साइड अपोजिट टू, किसको, अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, ये रूल होता है। सो सबसे पहले ये रूल अप्लाई कर देते हैं। अब 30 की तरह देखो, 30 के सामने साइड ये है, यानी कि आर एस, क्या है आर एस। सो आर एस साइड के अपोजिट 30, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 के सामने होता है। सो 90 के सामने कौन है भाई, 12, यानी कि आरपी है। सो यहाँ पे लिखता हूँ आरपी, सो हाफ ऑफ 12 एंड फाइंड आउट कर लो, इसे डिवाइड कर दोगे तो बचेगा 6, तो आर एस विल बी 6। अब कुछ भी सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं दे तो आपको पता है क्या कमेंट करना है भाई, यूनिट कमेंट कर देना है यहाँ पर। सो इस तरीके से आप लोग को यूनिट लिख देना। इस तरीके से आप लोग को आरएस मिल गया, जो कि पहली चीज अपने को क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। लेकिन उसी के बगल में पीएस भी लिखा हुआ। सो पीएस कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, सेम कंसेप्ट। 30 60 90 का एक और रूल होता है कि साइड अपोजिट टू कितना 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है। बात आप लोग को पता है। अब 60 के सामने साइड ढूंढो फटाफट से। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता, ये रहा 60 के सामने साइड है, एसपी बोलो या पीएस बोलो, एक ही बात है, तो मैं पीएस लिखता हूँ। साइड अपोजिट 60 पीएस हो जाएगा, √3/2 वैसे के वैसे, और हाइपोटेनस पहले जैसा आरपी हो जाएगा। वैल्यू से तो पुट करना है, तो यहाँ पे 12 पुट किया, कैंसिल किया, और आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2 6 6 √3 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग को पीएस मिल जाता है। बस डन ना बच्चों। तो ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि दो चीजें अपने को फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहली चीज आप लोग को ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है, और ट्रायंगल आइडेंटिफाई हो गया तो 30 60 90 या 45 45 90 वाला थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये इजी क्वेश्चन था जिसे आप लोगों ने अभी देखा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल सकता है। इन दैट जॉइनिंग फिगर द सर्कल विद सेंटर डी टचेस द साइड ऑफ द एंगल ACB को टच कर रहा है, एंगल A एंड B पर, एट A और B पर टच कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ACB इज 52 डिग्री। एंगल ACB की तरह देखो ACB जो कि 52 डिग्री दिया गया। आगे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB, हमें ADB निकालना, ये एंगल निकालना। सो सबसे पहली बात आप लोगों को कॉमन सेंस यहाँ पे ये दौड़ना चाहिए, टैंजेंट आ गया और रेडियस आ गया, और टैंजेंट रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहली चीज DA इज परपेंडिकुलर टू CA, एंड साथ ही साथ DB इज परपेंडिकुलर टू CB। रीजन यहाँ पे आप लोग को सेम चीज लिखनी जो मैंने अभी आप लोग को बताया। टैंजेंट जो होते हैं ना, टैंजेंट वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। टैंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, इस तरीके से आप लोग को लिख देना। ये मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया, बट आप लोग रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। तो इतना होने के बाद आप लोग को ना यहाँ पर एक चीज मिलेगी कि एंगल A जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, और साथ ही साथ एंगल B भी कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। सही यहां तक। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल्स पता है, 1 2 3, चौथा फाइंड आउट करना। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल अगर आप लोग को पता है तो लिखो यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ADBC, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होता है, तो चारों एंगल को ऐड करोगे तो 360 होता है। ठीक है। अब एंगल A जो है वो 90 है। एंगल D की बात करूंगा ना, D देखो D ये रहा, सो D इज नथिंग बट ADB, तो इसको फुल फॉर्म में लिख सकता हूं, एंगल ADB बोल सकता हूं। एंगल B अपने को 90 पता है, यहां पर लिखा हुआ जस्ट, और एंगल C जो है ना,
एंगल सी को मैं ए सी बी बोल सकता हूं, और वो एंगल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 52 डिग्री। सो इधर पे लिखता हूं एंगल ए सी बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 प्लस 90 180 कर देंगे। एंगल ए सी बी ए डी बी को वैसे रखता हूं, और एंगल ए सी बी भी 52 डिग्री दिया हुआ है, तो इसे यहीं पर रखेंगे। सबसे पहली चीज मैं करूंगा ए डी बी को यहीं पे रखूंगा, और बाकी जो भी नंबर्स बचे उससे ट्रांसफर कर दूंगा इक्वल टू के वो साइड, तो हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस 52। देखो कैलकुलेशन इजी करना है, 360 में से पहले 180 सब्ट्रैक्ट कर, तो मिलेगा 180, और उसके बाद उसमें से 52 निकाल दो। अगर 50 निकाल दो तो बचेगा 130, और 2 निकालोगे तो बचेगा 128, तो 128 डिग्री इज द फाइनल आंसर। सो हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग को डायरेक्टली ना क्या करना है, इस अगर एमसीक्यू में मिला होता तो डायरेक्टली 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 52, तो डायरेक्टली भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि 360 में से दो एंगल तो ये सब्ट्रैक्ट करें 90 90, 360 में से 90 90 दो बार निकालोगे तो बचेगा 180। सो ये एंगल प्लस ये एंगल कितने बचेंगे, 180 ही होंगे। तो अगर ये एंगल पता है तो ये एंगल निकालने के लिए आप 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है यहाँ तक। तो ये था एक सिंपल सा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोले, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर पता लगाना। सो कोलिनियर को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक स्लोप का फॉर्मूला। मैं आपको सजेशन दूंगा आप लोग इस्तेमाल करो स्लोप वाला फॉर्मूला। स्लोप वाले फॉर्मूला में टाइम भी कम लगता है, सॉल्व भी जल्दी हो जाता है। तो इस्तेमाल करते हैं स्लोप का फॉर्मूला, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर है कि नहीं, तो सबसे पहले ए लूंगा और बी लूंगा। ठीक है, फॉर ए कितना है मेरे पास 1,-3 है, बी मेरे पास कितना है बच्चों 2,-5 है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूं। अब ए बी का स्लोप क्या मिलेगा, तो बहुत ईजी है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप लोग चाहिए तो इसे कंपेयर कर लो, इसे पकड़ लेंगे x1 y1, ठीक है, इसे पकड़ लेंगे आप लोग x2 y2। अच्छा, एग्जाम में जो एरर होने वाला मैं आप लोग को बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं में एग्जाम में, ये x1 y1 जो लिखा था ना, इसे x1 x2 लिखते हैं, सबसे बड़ा एरर ये, और इसे लिखते हैं y1 y2 लिख देते हैं, और इसके चलते उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी, आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। हमेशा देखना जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y के टर्म में होते हैं, तो नीचे वाला भी x, y, ऊपर वाला भी x, y होगा। सिंस पहला पॉइंट जैसे 1 और 1 लिख दो, दूसरे पॉइंट को 2 और 2 लिख दो, काम खत्म। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ऊपर y नीचे x। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर x और नीचे y लिख देते, तो ये सारे एरर्स को आपको दिमाग में रखना है। सो y2 कितना है मेरे पास है, y2 मेरे पास कितना है -5, यहाँ पे लिखता हूँ -5। y1 कितना है मेरे पास -3, तो ब्रैकेट डाल के -3 लिखना पड़ेगा। x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1। चलो -5 माइनस माइनस +3, 2 - 1 कितना होता है 1। सो -5 + 3 विल बी -2। तो स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास आ गया, स्लोप ऑफ ए बी आ गया मेरे पास। तो स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास है। अब जैसे ए बी निकाल लिया, सेम तरीके से दूसरी वाली लाइन बी सी निकाल लेता हूँ। कोई भी 2 पॉइंट्स निकालेंगे, बी सी निकालूंगा, तो स्लोप ऑफ बी सी निकालना है, तो अब मैं लिखूंगा बी और सी। सो बी क्या मेरे पास 2, -5, और सी मेरे पास क्या -4, 7। सिमिलर वे में आप लोग इसे अगेन x1 y1 और x2 y2 कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 और x2 y2 अगेन कंसीडर कर लो। क्यों पता है, फॉर्मूला अपन ने ना y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 के टर्म में ही पढ़ा हुआ। तो स्लोप ऑफ bc निकालना है। स्लोप ऑफ bc क्या फॉर्मूला पढ़ा था, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। सो y2 मेरे पास 7 है, y1 मेरे पास -5, तो 7 है माइनस ऑफ -5। x2 मेरे पास कितना है बच्चों -4, x1 कितना है -2। 7 है माइनस ऑफ -5, 7 है +5 हो जाएगा, 7 है +5, और -4 -2 -6 हो जाएगा। बच्चे से -2 लिख देंगे, गड़बड़ मत करना। सी हो जाएगा 12 अपॉन में -6, 6 1 से 6 2 से माइनस को ऊपर ले लिया तो कितना आ गया -2। तो स्लोप ऑफ बीसी भी कितना आ गया -2 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो स्लोप ऑफ एसी स्लोप ऑफ बीसी इक्वल है ना, तो मतलब ये लाइन के जब भी 2 लाइन का स्लोप इक्वल होता है इसका मतलब क्या, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। दैट मींस दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। स्लोप इक्वल होना मतलब पैरेलल होना। लेकिन क्वेश्चन में हमें कोलिनियर प्रूफ करने बोला गया, तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लिख दूंगा। सो मैं क्या बोलूंगा, सो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन बी सी। पैरेलल है, इतना समझ में आ गया। लेकिन कॉमन सेंस ये है, अगर पैरेलल है लेकिन दोनों का ध्यान दोगे दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि मान लो कि मेरे पास यहां पर लिखा हुआ ए, यहां पर लिखा हुआ ए, यहां पर लिखा हुआ बी, और यहां पे लिखा हुआ बी, यहां पे लिखा हुआ सी। तो ए बी और बी सी अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। लेकिन तुम लोग ध्यान से देखोगे दोनों में एक पॉइंट कॉमन है,
और वो पॉइंट कौन सा है बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, नीचे लेकर एक्सप्लेन करूँ, देखो यहाँ पर दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, वो पॉइंट कौन सा है, बी है। तो मैं इसको अगर ऐसे करेक्ट कर दूं तो भी ये पैरेलल ही तो रहेंगे, और साथ ही साथ दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, मतलब बी पॉइंट एक ही बार आ रहा है। सो देखो इस तरीके से आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे, और ये पॉइंट बी सिर्फ एक बार लिखना है, यहाँ पर से हटा दो। तो देखो ये लाइन पैरेलल तो थी, अभी भी पैरेलल ही है, बट एक पॉइंट कॉमन होने के वजह से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहा है। तो मतलब ये कैसे लाइन है, कोलिनियर लाइन है। तो यहाँ पर आप लोग को ये लिखना है कि सिंस बट B is what, B is a common point, एक कॉमन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो, कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट होने के वजह से आप लोग को यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया बच्चों, कि ये लाइन जो है ना पैरेलल नहीं है, कोलिनियर है। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा, पहले पैरेलल और उसके बाद पॉइंट कॉमन है इसलिए कोलिनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा आप लोगों ने। सो कोलिनियर, इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन, आराम से हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ sin थीटा इज इक्वल्स टू 11/61, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है। तो साइन और कॉस के बीच में रिलेशन देने वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो बस उसी का इस्तेमाल करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो अब मेरे पास sin थीटा की वैल्यू 11/61, लेकिन इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे और यहां लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। सही है तक। अब 11 का स्क्वायर जो कि होता है 121, 61 का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं, इसको लेके जाकर सबट्रैक्ट करना। सो यहाँ पर प्लस में तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 1 - 121 61 का स्क्वायर निकालता है, तो 61 मल्टीप्लाई पर 61 कर देंगे, फटाफट आ जाएगा, बहुत ईजी है। 1 6 और यहाँ पर 6 1 6 6 36, 1 6 2 1 3 7 हो जाएगा, 7 और यहाँ पर 3, तो 3 7 2 1 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दूंगा 3 7 2 1, ये 61 का स्क्वायर। इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 3 7 2 1 माइनस 121 अपॉन में 3 7 2 1, दैट इज 3 6 0 0 अपॉन में 3 7 2 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, नॉट द cos स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए करते क्या, स्क्वायर को यहां से मैं ट्रांसफर क्यों ना कर दो। तो बस ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रांसफर करता हो तो cos थीटा यहाँ पर वैसे के वैसे यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या 3600 अपॉन में 3721। अभी थोड़ी देर पहले देखा था 3721 इज नथिंग बट 61 का स्क्वायर, और 3600 36 का तो 6 का, और 20 तो 10 बाहर आ जाएगा। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, cos थीटा जो होगा वो आप लोग का होगा 60 अपॉन में 61। सिंपल, एकदम इजी क्वेश्चन था, बढ़िया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ डील करना है। एग्जाम में हो सकता है कि आप लोग को सेक दिया वो tan फाइंड आउट करने बोलेगा, tan दिया हो सेक फाइंड आउट करने बोलेगा, और कॉट और कोसेक के साथ भी सेम हो सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ, रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हम लोग को एक सेक्टर दिया जिसका रेडियस हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर, और आगे क्या दिया वो देखो, हमें बोला गया है द लेंथ ऑफ द आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दे दिया गया 2.2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहली बात तो आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले थीटा निकाल लोगे और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर में पुट करके सॉल्व करोगे। लेकिन कॉमन सेंस का थोड़ा स्मार्ट बच्चों को मैं फिर से कहना चाहूंगा, आर एल और ए, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इन तीनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन वाला फॉर्मूला होता है। सो वो स्मार्ट बच्चा वो फॉर्मूला यूज करेगा। अब वो फॉर्मूला होता क्या, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है एक्चुअली देखा जाए तो वो होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है। बट रिलेशन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल फॉर्म में लेके जाते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है आर इंटू एल अपॉन में 2 हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, आर इंटू एल अपॉन में 2 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो आर इज वॉट 3.5, एल इज वॉट 2.2 अपॉन में 2, सो दिस विल बी 1.1। अब 11 के टेबल आते हैं, 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 तो 55, 5 यहाँ पर, 11 3 तो 33, 33 प्लस 5 38, और 2 नंबर के बाद पॉइंट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर 3.85। और चीज यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ, और अपन क्या फाइंड करें, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करें। एरिया में जैसे अपना चीजें एंटर करती हैं, यूनिट एंटर करते हैं, वो स्क्वायर में हो जाते हैं। सो दिस विल बिकम सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया था ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन।
आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसको करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक साइड में प्यारा सा ट्रायंगल बना लूंगा ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग लेवल इजी हो जाए, मतलब ज्यादा मुश्किल ना सामना करना पड़े। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इस केस में इसका नाम रखता हूं एबीसी और एसी। बी मेरा 90 डिग्री है, सो एंगल बी में 90 डिग्री पकड़ लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी मैंने बी को 90 डिग्री पकड़ा हूं। एसी मेरे पास कितना है बच्चों, फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज तो फाइंड आउट करना है। तो अब क्वेश्चन में और रिमेनिंग साइड क्या है, मान लो कि ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर, तो लिख दो फटाफट से। ए बी इज वॉट 9 सेंटीमीटर, ए सी इज वॉट 12, बी सी इज वॉट 12 सेंटीमीटर। तो बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना जानता है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। AC कितना है नहीं मालूम, AB कितना है 9 है, BC कितना है 12 है। सो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। ऐड करते हैं, देखो 1 प्लस 4 करेंगे 5 हो जाएगा, 8 प्लस 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 1 यहाँ पर 225, दैट इज व्हाट AC का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 225 मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना बच्चों, AC विल बी इक्वल टू कितना 220 का 5 का स्क्वायर रूट 15, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बढ़िया, तो इस तरीके से आपको लास्ट में लिख देना हाइपोटेन्यूज जो है ना आप लोग का इस क्वेश्चन, हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है इज 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसको आप लोग एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। देखो होता बहुत सिंपल है, जो कि आप लोग एग्जाम में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते थ्योरम्स, तो थ्योरम्स के ऊपर भी अलग से वीडियो आने वाली, टेंशन मत लो, उसे भी करेंगे, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये क्लियर है। अब आ जाते हैं इस पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A2, 3 एंड 4, 7। स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले पॉइंट लिखता हूँ जो मुझे दिया हुआ है, A की वैल्यू दी गई है 2, 3, इसे मैं कंपेयर करूंगा x1, y1 से, और B मुझे दिया गया है 4, 7, जिसे कंपेयर करूंगा मैं x2, y2 से। अब स्लोप ही तो निकालना है, तो स्लोप निकालना कौन सी बड़ी बात है, स्लोप का फॉर्मूला यू नो, तो स्लोप ऑफ AB निकाल रहा हूं अभी, तो स्लोप ऑफ AB ही निकाल रहा हूं इसलिए AB लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं सिर्फ स्लोप लिखता। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। याद रखना y ऊपर x नीचे, याद रखना y ऊपर x नीचे, सही है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है कि सब कुछ वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है। तो यहाँ पर 7 है, 7 पुट करते हो, 7 माइनस कितना है बच्चों 3, 4 माइनस कितना हो जाएगा 2। मैं कैसे करता मालूम है, 7 - 3 4 - 2 ऐसे करके करता हूँ। तो 7 - 3 इज नथिंग बट 4, और 2 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, और 2 2 कैंसिल तो आंसर बचेगा 2। तो स्लोप ऑफ AB जो है हमारे पास वो 2 आ गया। सो ये 2 मार्क्स के लिए तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ। और स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिग्री लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे, बच्चों स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता, तो आपको वैसे ही रखना। बढ़िया, अब आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन से। देखो सबसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपके टाइम पे इस बार पूछा जाए। बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई कर पाते, तो क्या बोला, इन फिगर मेजर एंगल NS, ये आर्क NS है ना, ये आर्क NS, इसकी वैल्यू 125 डिग्री है, और मेजर ऑफ आर्क EF जो है वो 37 डिग्री है। हमें क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS दिख रहा है, ये NMS, ये एंगल अपने को फाइंड आउट। देखो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि आप लोग को याद नहीं थ्योरम कौन सा अप्लाई होने वाला है। 2 थ्योरम्स इसमें होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमारे कॉर्ड्स है ना एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, तो ये थ्योरम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड आ रहा है, एंड एंगल मेड बाय देम। तो यहाँ पे लिखना है बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड एंड एंगल मेड बाय देम, उनके द्वारा एंगल जो बनाया गया है वो एंगल मेड बाय देम, ये आपने को इस्तेमाल करना है, मेड बाय देम। तो वो एंगल दोनों देखो, दोनों कॉर्ड आगे बाहर आके मीट कर रहे हैं और उनके द्वारा एंगल बन रहा है ये, तो वो एंगल क्या NMS है। तो एंगल NMS जो है ना उस पर ध्यान देना। तो ये एंगल जो होगा, अब दोनों कॉर्ड कौन से कॉर्ड को छेक रहा है, घेर रहा है, अंदर अपने अंदर ले रहा है। सो एक ये कॉर्ड को अंदर ले रहा है, एक ये कॉर्ड को ले रहा है। और जब भी एक्सटर्नल डिवाइड होगा तो याद रखना माइनस होगा, जब इंटरनल डिवाइड होगा तो प्लस होगा। इंटरनल डिवाइड कैसे, मतलब मान लो कि ये 2 कॉर्ड इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सो अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, सो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल को प्लस करा, उनका हाफ कर देना। जब एक्सटर्नल डिवाइड होगा तो ये एंगल बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना, उनका हाफ कर देना, मतलब हाफ ऑफ बड़ा वाला क्या है NS। सो मेजर ऑफ आर्क
NS माइनस छोटा वाला कौन सा EF, सो मेजर ऑफ आर्क EF। सिंपल, इन दोनों को माइनस करके सबट्रैक्ट करके यानी क्या कर देना, हाफ कर देना, बस हाफ लगा दो वैसे के वैसी। ये वैल्यू मेरे पास है, NH कितना है मेरे पास, देखो फटाफट से, NS यस बिल्कुल कितना है 125, और उसके बगल में देखा जाए तो EF मेरे पास 37 है, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, आप लोग का आंसर आपके सामने होगा। 125 में 37 सबट्रैक्ट करते, पहले 25 फिर 12, तो यहाँ पर बचेगा 88। चेक करो 80 आ रहा है क्या, 5 में से 7 जाएगा तो 15 में से 7 8, और यहाँ पर बचा 11 में से 3 8, परफेक्ट, और कैंसिल करोगे तो 44 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से आर्क NMS आ गया आप लोग का, मैं सॉरी एंगल NMS आप लोग के सामने आ गया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, हो सकता है इस बार भी आपको देखने मिले। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला था, हो सकता है आपको इंटरनल डिवीजन वाला पूछे। अगर आप लोग को ये एंगल फाइंड आउट करने बोलेगा, मान लेते हैं इस बार ये एंगल NS है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने M, और यहाँ पे लिख दिया मैंने E और F। तो इस केस में अगर आप लोग को ये फाइंड आउट करने बोलेगा, तो इस केस में एंगल NMS जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EF। याद रखना इस चीज को कभी भूलना मत, ये इंटरनल डिवीजन वाला है एंगल मेड बाय देम, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस के पे बस माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है, तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, और बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। बढ़िया था ये क्वेश्चन, ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हम लोग को एक स्फीयर दिया गया, उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सिंपल सी बात है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, बहुत इजी फॉर्मूला, वो होता है 4 पाई r², ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला भूल गए तो खेल खत्म। तो r इज व्हाट 7 सेंटीमीटर गिवन है ये हम लोग को, और सरफेस एरिया आप लोग को फाइंड आउट करना है। सो 4 वैसी, पाई कुछ बोला हुआ नहीं है, सो पाई को फिलहाल वैसे ही रखता हूँ। r मुझे बोला गया 7, देखो r पुट करने के बाद ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 7 का मल्टीपल है, सो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है, और अगर 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो 3.14 पुट करता है। और आप लोग जो भी पुट करो आपको आंसर लगभग सेम ही मिलता है, बस डेसिमल में कुछ फर्क होता है। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 22/7, और 7 के स्क्वायर को 7 × 7 लिख दूंगा, 1 7 कैंसिल। अब देखो 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर एक काम करो, इसको 88 बना देता हूँ, 4 2 8 4 2 8, बाद में 7 से मल्टीप्लाई करना, 8 7 56, 5 यहाँ पर 8 7 56, 56 प्लस 5 करेंगे तो 61, 616। और सिंस ये मुझे सेंटीमीटर में दिया गया था और मैं निकाल रहा हूँ सरफेस एरिया, एरिया निकाल, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो बनेगा वो एरिया में क्या हो जाता है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। याद रखना, जब भी आप लोग एरिया निकालोगे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखे वो ये वाले क्वेश्चन। देखो, इन द गिवन फिगर एंगल ABC इंस्क्राइब इन ए आर्क AXB इफ एंगल ABC 60 डिग्री। देखो ध्यान देना, एंगल ABC कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। ठीक है, और हमें बोला हुआ फाइंड AOC, हमें AOC निकालना है। सिंपल सी बात है, देखो इजी कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर कोई भी एंगल अगर सेंटर में बना हुआ है सो डायरेक्टली क्या होता है, आर के बराबर होता है, और कोई भी एंगल एज पे बना हुआ है सो वो आर का हाफ होता है। ये कंसेप्ट आप लोग को याद रहेगा, तो वही चीज अपन यूज करिए। एंगल ABC जो होगा AXC का हाफ होगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सिंपल। अब ये एंगल मुझे पता है क्या, ये आज पता नहीं, एंगल ABC मुझे फाइंड आउट करना है, और ABC मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो यहाँ पर ABC 60 डिग्री दिया हुआ है, 2 को उठा के जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेजर ऑफ आर AXC मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 ये गिवन है, सो बस मेरे पास सॉरी ये 60 गिवन था, कितना गिवन था, ये हमारे पास 60 गिवन था, तो हटाओ यहाँ पर 60 लिख देता हूँ, यहाँ पर 60 लिख दिया, बस डन है। यहाँ पर 60 है तो बस सिंप्लीफाई किया तो मेजर ऑफ आर AXC मिल गया। और कॉमन सेंस ये बोलता है जो भी एंगल सेंटर में बनता है वो डायरेक्टली मेजर ऑफ आर के बराबर हो जाता है। तो दैट मींस एंगल AOC जो होगा मेजर ऑफ आर्क AXC के एग्जैक्टली इक्वल होगा। सो यहाँ पर वही लिखा, मेजर ऑफ आर्क AOC इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क AXC। एंगल AOC जो होगा डायरेक्टली इक्वल हो जाता है, तो AOC जो मिलेगा 120 डिग्री मिल जाएगा। सो ये सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा के रखे हुए। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, जिसमें 2 साइड दिए गए, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, 9 + 12 15 आ जाएगा। ये आपने जस्ट किया, वैसे ही क्वेश्चन है। फाइंड द देखो, जैसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व करवा कर दिया, वैसे आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। जो मैंने अभी आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम वाला एक क्वेश्चन करवा के दिया था, सेम वही क्वेश्चन है, बट एक्टिविटी बेस्ड में पूछा होगा, तो इसको ध्यान में रखना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, 2 पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जा सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला क्वेश्चन। तो वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 भी पहले लिख सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन में क्या दिया, वो ये पॉइंट्स दिए गए, तो इसे मैं कंपेयर करूंगा x1, y1 से, इसे x2, y2 से। फर्क नहीं पड़ता, आप लोग किसी भी x1, y1, इसे भी x1, y1 पकड़ सकते हो, लेकिन अगर पहला पॉइंट अगर 1 पकड़ दो, y वाला भी 1 होना चाहिए। तो ये x1 और ये y1 होगा, और ये x2, y2। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिया।
डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज फॉर्मूला इज व्हाट y2 - y1 लिख सकते हो पहले, या फिर x2 - x1। सो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यूज को रूट के अंदर रखना होता है। मैं कहा वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, और हमें फाइनली जो आंसर मिला वो 10 मिला। कुछ सेंटीमीटर फेंटीमीटर नहीं, यूनिट लिख देना, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर इन परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम निकालना। अब बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद होगा पाई आर स्क्वायर एच, बस कोन में उसका हाफ लगा 1/3 लगा देने का। सो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। सो पाई वैसे रखना है पहले, तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर 1.5 है और ये कितना है 5 है। सो पुट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और आप लोग पाई के टर्म में रख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप लोग पाई की वैल्यू पुट कर दो तो पाई की वैल्यू पुट कर देना, लास्ट में पुट करने का हमेशा, पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद पाई की वैल्यू इस केस में आप लोग 22/7 भी पुट कर सकते हैं, या आपकी इच्छा होगी तो 3.14 भी पुट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो आप लोग पुट कर दो, चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, रेक्टेंगल हैविंग द डायमेंशन 35 एंड 12, उसके बाद क्या पूछा हुआ, उसके बाद बोला देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब कॉमन सेंस है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। अगर दो साइड्स पता है ना अपने को, तो ऑब्वियसली अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंस वी आर हैविंग AB एंड BC 12 एंड 35, क्वेश्चन में बोला डायमेंशंस दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। सो ये मेरा लेंथ हो जाएगा बड़ा वाला और ये ब्रेथ हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो AC इज व्हाट डायगोनल, तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो यहाँ पर 1369 मिलेगा, और 1369 जो होगा डायरेक्टली आप लोग का 37 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सो स्क्वायर रूट लेंगे 1369 का तो 37 के बराबर होता है। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने अभी जस्ट आराम से देखा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही फॉर्म में, कि आप देखो हाँ यहाँ पर cos 45 प्लस x इज इक्वल टू sin 30 दिया गया है, sin 30, और हमें बोला है कि x की वैल्यू निकालो। सो इसमें अपने को हमेशा देखना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार सॉल्व करवा कर ही बता देता हूँ इसे करते कैसे। तो जब भी आप लोगों को cos और sin आमने सामने दिख रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, cos और sin आमने सामने दिख रहा होगा तो सबसे पहले दोनों साइड एक तो cos में कन्वर्ट कर लो, या तो दूसरी साइड sin में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देखो दोनों को एक ही टर्म में रखना है, यहाँ पर भी cos तो यहाँ पर भी cos, यहाँ पे अगर sin तो यहाँ पर भी sin, दोनों भी सेम होना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे, देखो सिंपल से कंसेप्ट, इसे कोई इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। अब देखो याद करो, cos थीटा जो होता है वो sin 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, याद रखो ये बेसिक कंसेप्ट है। और उसी की जगह अगर मैं sin थीटा लिखता हूं तो sin थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप लोग को यूज करना। अब देखो रिप्लेस किसको करने वाले हो, देखो इसको रिप्लेस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 45 प्लस एक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इजी है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। तो सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फंडा। अब यूज कैसे करना है, देखो बहुत ईजी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग दिस। सो बस इसी को यूज कर लेंगे तो आंसर क्या बनेगा, cos 45 डिग्री प्लस एक्स मेरा वैसे के वैसे। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 30 है, और साइन 30 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 30। तो यहाँ पे लिखता हूँ cos 90 माइनस 30, और cos 90 माइनस, समझ में कैसे किया, देखो थीटा रहेगा तो थीटा 90 माइनस थीटा, 30 रहेगा तो 90 माइनस 30, 60 रहेगा तो cos 90 माइनस 60, इस तरीके से। तो यहाँ पे 30 है तो cos 90 माइनस 30 आ जाएगा, 90 माइनस 30 क्या होता है, cos 60 हो जाता है, cos 45 प्लस एक्स। अब दोनों साइड इक्वेट करना है, जब इक्वेटिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो cos को उड़ा देता है, मतलब कैंसिल नहीं करता है, इक्वेट करते हैं आप। सो cos को उड़ा देता है, और 45 डिग्री प्लस एक्स जो डायरेक्टली 60 डिग्री को इक्वल हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे 45 को बस वहां पे लेकर सबट्रैक्ट कर दो तो 60 माइनस 45 एंड फाइनली यू विल हैव 15 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब आ रहा इस क्वेश्चन में, इन फिगर ABCD is a square and circle is inscribed in it. All side of the square touches the circle. If the AB is 14 cm, find the area of shaded region. हम लोग को ऐसे करके एक फिगर दिया हुआ है, AB का लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया गया, और सर्कल को बोला गया कि पूरे स्क्वायर के बाउंड्रीज को टच करा। सीधी बात है कि पूरे बाउंड्रीज को टच करा तो जो लेंथ ये होगा वही इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। डायमीटर मिल गया तो रेडियस मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें बोला शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब शेडेड रीजन है क्या, अज्यूम करो कि आपके पास इतना बड़ा पेपर है, बीच में से आपने सर्कल काट करके निकाल दिया, तो सिंपल से बात है स्क्वायर में से आपको सर्कल काट के निकालना, तो ये पार्ट मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो वही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर निकालेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 का स्क्वायर कैंसिल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को पुट कर देंगे, यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छा और भी कुछ क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया सेम, द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज
3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। RL/2 वाला फॉर्मूला अपन ने किया हुआ सेम क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हम लोगों ने स्फीयर वाला क्वेश्चन देखा था, हो सकता है कि हेमिस्फीयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो सेम हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² होता है। कौन सरफेस एरिया होता है 2πr² होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल जो स्फीयर जो होता है वो 4πr² होता है। सो फॉर्मूले को ध्यान में रखना, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी याद है, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ओके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के बड़े चांसेस है। cot थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कोसेक इंटू सेक थीटा होती है। अब सिंपल से बस जब भी आप लोगों को मैं हिंट देना चाहता हूं, जब भी आप लोगों को cot और tan साथ में दिखाई देगा ना, तो करना क्या होता है, cot को लिखने का cos अपन sin, tan को लिखने का sin अपन cos। जब भी आप लोग cot और tan साथ में दिखाई देगा तो यहाँ पर वही किया हुआ है, देखो cos अपन sin, sin अपन cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। cos cos के साथ cos स्क्वायर बन जाएगा, sin sin के साथ sin स्क्वायर बन जाएगा। डन। अब cos को थीटा प्लस sin को थीटा बोलो या sin को थीटा प्लस cos को थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख दिया और ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। अभी 1 अपॉन sin करेंगे तो हो जाएगा कोसेक, और 1 अपॉन cos करेंगे तो हो जाएगा सेक, और वही तो प्रूफ करना है, तो हो गया ना RHS। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये क्वेश्चन किया था अपन थोड़ी देर पहले, 7 सेंटीमीटर दिया था रेडियस, और हम लोग को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 4πr²। तो हेमिस्फीयर भी पूछ सकते हैं और स्फीयर भी पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ AB निकालो, स्लोप ऑफ BC निकालो, एक कॉमन पॉइंट है इसलिए वो पहले तो पैरेलल होंगे, उसके बाद कॉमन पॉइंट है इसलिए वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, सिंपल। अब आगे, ए पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम दी लाइट हाउस। एक लाइट हाउस मैंने बना लिया, उससे 100 मीटर की दूरी पे हमारा पर्सन खड़ा है, लुकिंग एट द टॉप, टॉप के ऊपर देख रहा है लाइट हाउस के, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है 45 डिग्री, ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब ऊपर वाला जो एंगल बना रहा है जमीन के साथ, तो 45 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। आगे क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। सो मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस फाइंड आउट करनी है। तो करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है हाइपोटेनस ये होता है, ये अपना 45 डिग्री है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड कैसे करना है, देखो बहुत इजी तरीका है, 45 है तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री देखना है, और ये अपने को इस्तेमाल करना है tan थीटा का फंडा। हमें ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और हमें ये पता है। सो इसे बोलूंगा मैं अपोजिट, और ये मेरा होगा एडजेसेंट, क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। तो अपोजिट एडजेसेंट के बीच का रिलेशन कौन देता है बच्चों, वो होता है tan थीटा। सो बस वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं, कभी भी ट्रायंगल के अंदर देखने का आप लोगों को दिया क्या हुआ है, तो अगर मैं फोकस कर पा रहा हूं तो ये 45 डिग्री है, और 45 के जस्ट सामने जो होता है उसे बुलाते हैं अपन अपोजिट, ठीक है। जो 90 के सामने होता है उसे बुलाते हैं अपन हाइपोटेनस, और जो साइड बच जाती है उसको बुलाते हैं अपन एडजेसेंट। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या कर रहा है, अपोजिट दिया क्या हुआ, एडजेसेंट, तो अपोजिट एडजेसेंट के बीच में दो टर्म से जो फॉर्मूले देते हैं, पहला cot, दूसरा tan, अपन इजी वाला इस्तेमाल करेंगे tan। तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। अपोजिट कितना है बच्चों, LH है, एडजेसेंट कितना है, PH है। सो और tan 45, थीटा की वैल्यू 45 है। tan 45 कितना होता है 1, LH हमारे पास 100 है, LH हमारे पास नहीं है, LH को वैसे रखा, PH 100 है, 100 वहां पे लेके गए, मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 100, और पहले से हम लोग को मीटर में दिया गया, तो इसलिए हमारा जो LH है वो 100 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस जो आएगी वो 100 मीटर, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख देना। सो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक फाइनल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो आप लोग को देखने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, द ट्रापेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC। आगे चलो, AP अपने को दिया 15, PD अपने को दिया 12, QC अपने को दिया हुआ है 14, और हम लोग को BQ निकालना। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ, ये एक्सटेंशन होता है अपना BPT थ्योरम का। BPT थ्योरम में क्या होता है कि एक ट्रायंगल रहेगा और एक साइड दूसरी साइड को पैरेलल होगा। इसमें क्या होता है, 3 पैरेलल साइड रहेंगे, 2 ट्रांसवर्सल होंगे। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल मेड बाय देम, उसका प्रॉपर्टी होता है जिसमें 3 साइड पैरेलल होता है, बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम BPT वाला, AP अपॉन में PD इज इक्वल टू BQ अपॉन में QC। बस वो प्रॉपर्टी को अपन ने यहाँ पर यूज किया, वैल्यूज को पुट किया, सो BQ हमें मिल जाएगा 17.5 यूनिट, कुछ सेंटीमीटर दिया हुआ तो यूनिट लिखना बड़ा कंपल्सरी हो जाता है। और फाइंड द साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा। अब हम लोग इसकी वैल्यू कितनी, तो हमें पता बन होती है, बट कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होता है। अब सीन साइन और कॉस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट होता है। सो देखो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, अपोजिट क्या है AB, सॉरी अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस होता है, AB अपॉन में AC हो जाएगा। वैसे कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन में AC हो जाएगा। समझ में आया इतना। अब हमें क्या चाहिए कि साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सो वही लिखा, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखते हैं। पूरे इस इक्वेशन को मैंने AC के स्क्वायर से डिवाइड किया। सो यहाँ पर मुझे क्या, देखो AC स्क्वायर से डिवाइड किया, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1। AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर को मैं AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब AB अपॉन में AC क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, और BC अपॉन में AC है क्या, कॉस थीटा।
तो बस ना साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से मिल जाएगा, और फाइनली हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डिफाइन होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, हो सकता है यहाँ पे साइन कॉस की जगह पे आप लोग को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी वो निकालना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, आपको पता है टेन और सेक का फॉर्मूला, उसे यूज करेंगे सॉल्व करने का, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा। जितने क्वेश्चन आज अपन ने किए ना इस पूरे 35 मिनट की 40 मिनट की वीडियो के अंदर, तो वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। इसे ट्राई करना कि बच्चों 1.5x मोड पे लगाओ और फटाफट से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। ट्राई ये करना है कि आपको सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट रफली सॉल्व करना है, सिर्फ देखने से नहीं होता है। सॉल्व किए बिना एग्जाम में आप लोग लिखने जाओगे तो गड़बड़ करके आओगे, होपफुली आप लोग गड़बड़ जरूर होंगे, तो गड़बड़ ना हो इसके लिए प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। सिर्फ देखने से, वीडियो देखने से, लाइव वगैरह देखने से काम नहीं बनता है जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो बच्चों नौशाद भैया के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।